जी, तो ये आपके सामने मॉडल है गिवन, दोनों कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू है, कोई इश्यू नहीं है, एम टेक्निक की जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। जस्ट इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। इधर एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया S1, ये लेस देन इक्वल टू है, इसमें S2, और Z को आप ये दोनों इस साइड पे लेके राइट हैंड साइड पे 0, और जस्ट आपने इनकी वैल्यूज इधर प्लेस कर दी, ये -2 -1 -2 -1 0, और ये जी सर पता कैसे चलेगा कि अनबाउंडेड है? अभी अभी मैंने कैट से बताया, देख के पता लग जाएगा। अभी मैंने बताया ही नहीं, बताने लगा हूं। देख 1 -1 +1, तो ये आपने राइट हैंड साइड पे 10, 2 0 0 1 इक्वल टू 40, तो ये आप उसी तरह ये आपने आइट्रेशन इधर टेबल के अंदर प्लेस कर दी। अब आप मुझे ये बताएं, ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, एंटरिंग वेरिएबल कौन सा हो? -2 मैंने वेरिएबल पूछा है, कोएफिशिएंट नहीं। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा हो? x1 x1 एक तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है एंटरिंग कैंडिडेट्स कौन से वेरिएबल होंगे, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एंटरिंग वेरिएबल के लिए कैंडिडेट्स होते हैं, और उसमें से S1 और S2 कैसे एंटरिंग वेरिएबल कैंडिडेट्स, एंटरिंग वेरिएबल कैंडिडेट्स वो है x1 और x2 x1 और x2 जिनको आप एंटर कर सकते हैं, जो कंपीट कर रहे होते हैं एंटरिंग के लिए, राइट? तो आपको पता है कि बेसिक वेरिएबल्स कंपीट कर रहे होते हैं या नॉन बेसिक एंटरिंग के लिए? नॉन बेसिक। नॉन बेसिक, बेसिक तो ऑलरेडी एंटर्ड होते हैं। तो आपको माइंड में होना चाहिए कि अगर आपने अनबाउंडेडनेस शुरू में ही डिटेक्ट करनी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट आपने क्या करना है, जो एंटरिंग वेरिएबल्स होते हैं कैंडिडेट्स फॉर एंटरिंग वेरिएबल्स, उनको आइडेंटिफाई करना है, और वो है x1 और x2, यानी वो होंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। दूसरी सेंस में आप ये कह सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स एंटरिंग कैंडिडेट्स होंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। उन नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम में इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो ये बताएगी कि ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जरा देखते हैं जी, ये कॉलम अगर देखें आप x2 का, ये x1 का पहले देखते हैं। x1 के जो कोएफिशिएंट्स हैं x1 कॉलम में, जो कंस्ट्रेंट्स के, यानी आप कह सकते हैं कंस्ट्रेंट में x1 के जो कोएफिशिएंट्स हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव मीन एक तो जीरो की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है वो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। दूसरे एंटरिंग कॉलम में जाने, ये दोनों मीन ऑल जो कोएफिशिएंट्स हैं अंडर द कॉलम x2 इन कंस्ट्रेंट सेक्शन, वो अगर नेगेटिव है या जीरो है, यानी कोई उसमें नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव हो या जीरो हो, इट मींस ये इंडिकेशन है कि इस प्रॉब्लम में ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। हालांकि आपका एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव x1 था, लेकिन आपको तमाम कॉलम्स को चेक करना है जो एंटरिंग कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो एंटरिंग कैंडिडेट्स तमाम के तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर कंस्ट्रेंट सेक्शन में आपने देखना है, वो जो कॉलम बन रहा है कंस्ट्रेंट सेक्शन में, अगर सारे के सारे वेरिएबल्स नेगेटिव हों या जीरो हों तो वो अनबाउंडेडनेस को शो करता है। देखें ये कैसे पता चलेगा, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नो डाउट आपने इसको एंटरिंग करना है और आसानी से आप इसकी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आप देखें इसको भी एंटर करके सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जा सकता था जो कि लीस्ट नेगेटिव है। कोई बता सकता है इसको भी एंटरिंग करके सॉल्व कर सकते हैं? कोई गाइड करेगा मुझे?
जी सर कर सकते हैं, लेकिन उतना एफिशिएंट आंसर नहीं होगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, आप इस सेंस में कह सकते हैं कि जरा आगे लॉन्गेस्ट पाथ आप ट्रेवल इसमें बढ़ करोगे जाएंगे। टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आइटरेशंस आपकी बढ़ जाएंगी। तो इट मींस सॉल्व एंटरिंग दोनों को कर सकते हैं, और करना भी होता है कि उसको कर ले या इसको कर ले, लेकिन मोस्ट नेगेटिव को करने में आप मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशन में अपना आंसर आपको एक्सक्यूज मी मिल जाता है। तो देखें, एंटरिंग अगर x2 होता, फर्स्ट करें मैं लीस्ट लेके सॉल्व करता, सॉल्व तो होना चाहिए। जरा देखते हैं क्या सिचुएशन है। अगर मैं इसको एंटरिंग, मैंने कहा है कि एंटरिंग मोस्ट पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इसको भी एंटरिंग करके सॉल्व तो कर सकते हैं ना। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या होती है। अगर आपके पास इधर नेगेटिव आ जाते तो क्या इश्यू, चलो इसको देख लेते हैं। मोस्ट नेगेटिव ये x1 है, अगर ये नेगेटिव होता या जीरो होता तो क्या रेशियो टेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते थे, बताइएगा। सर माइनस में आ जानी थी ना, माइनस से इग्नोर करते हैं। माइनस या इंफिनिटी आ जाएगा, मींस रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करते इसके साथ, और अगर ये नेगेटिव होता तो ये मिनिमम रेशियो में रोल प्ले नहीं करना था। इसी तरह आपने इसको इससे डिवाइड करने, अगर ये नेगेटिव होता फिर ये भी नहीं कैलकुलेट हो सकता था, और या जीरो होता। तो यही सूरत हाल इधर बन रही है कि मैं लीस्ट को भी लेके रेशियो टेस्ट लगा के सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा। डिवाइड करें इसके साथ, नेगेटिव रेशियो आएगी, आप इसको इग्नोर कर देती हैं। फिर आप इसके साथ 40 डिवाइडेड बाय 0, इंफिनिटी, इनवैलिड। इट मींस आपका रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाए, प्रीवियस लेक्चर में शायद मैंने डीजनरेसी में भी ये वर्ड यूज कर लिया था, रेशियो टेस्ट फेल, पता नहीं W2 था या, तो वो गलती से मेरे माइंड में निकल, वो था दो मिनिमम रेशियो सेम आ जाती थी। तो मैंने ऐसी, मुझे लगता है किसी सेक्शन को मैंने ये कह दिया है कि रेशियो टेस्ट फेल हो गया। रेशियो टेस्ट फेल नहीं हुआ, डीजनरेसी में दो मिनिमम रेशियो सेम आ रही है, मीन अभी भी आप मिनिमम रेशियो ले सकते हो, टाई आ गई है, जस्ट रेशियो टेस्ट फेल नहीं हुआ। ये रेशियो टेस्ट फेल की कंडीशन है कि आपकी रेशियो पॉजिटिव लेनी होती है और उसमें से मिनिमम ऑप्ट करनी होती है, तो वो तो आपकी आ ही नहीं सकती। अगर आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, इट मींस आपका जो मॉडल है, उसका जो सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैं अभी ग्राफ के जरिए दिखा देता हूं कि ये अनबाउंडेडनेस किस चीज को हाईलाइट कर रही है। जी क्लियर है पॉइंट, जरा बताइएगा। जी सर। और इसमें आपने अनबाउंडेड को देखने के लिए सिर्फ एंड मोस्ट नेगेटिव को नहीं देखना, जितने नॉन बेसिक, देखिए आपने जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जरा सॉल्व करने से पहले आपका टाइम सेव हो जाएगा अगर ये एक टेस्ट आप कर लें। क्या टेस्ट है? जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं वो आपके एंटरिंग कैंडिडेट्स हैं, आपने उनके कंस्ट्रेंट सेक्शन में उस कॉलम के अंदर सिर्फ कोएफिशिएंट्स के साइन को देख लेना। अगर वो सारे कोएफिशिएंट्स उस कॉलम के नेगेटिव हुए या एक आध जीरो है, इट मींस आप इसको सॉल्व ना करें। अभी तो ये फर्स्ट टाइम तो एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव x1 है, तो आप उसको एंटर करके कर सकते हो। आगे जाके इस x2 की भी बारी आनी है एंट्री के लिए, अगर ये इटरेशन में आ जाएगी। अगर ये इधर नेगेटिव है उधर भी नेगेटिव ही रहेंगे, तो वो शुरू में ही इधर ही देख के डिसाइड किया जा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जी, जितने स्टूडेंट्स को इस पॉइंट का पता चला है जरा हैंड रेज करके मुझे बता दें प्लीज। सर आ गई समझ। सर ये -1 और 0 था ना, तो अगर इसके साथ 0 आ जाए लेकिन ऊपर -1 ना आए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तब हम सोल्व करेंगे, तब भी छोड़ देंगे। देखें, आपने जब रेशियो कैलकुलेट करनी होती है तो आप सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय ये कॉलम कर रहे होते हैं। तो अगर ये सारे नेगेटिव हैं तब भी रेशियो कैलकुलेट नहीं होगी, रेशियो टेस्ट से। अगर सारे जीरोस हैं नेगेटिव हो तो तब तो माइनस, इट मींस आपको रेशियो मिलेगी नहीं। सेंस ये बनती है कि आपकी रेशियो नहीं कैलकुलेट हो सकती, लिविंग वेरिएबल का डिसाइड हो सकता, राइट जी? पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, वो तो आइडिया हो गया था पहले। ठीक, तो आप, इसलिए मैंने बस आप माइंड में रखें, अगर आपको रेशियो नेगेटिव आ रही है या इन्फिनिटी आ रही है तो इट मींस
ये रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है। ऑल ये रेशियो, ऑल इटरेशन की रेशियो अगर 0 आ रही है नेगेटिव है तब ही छोड़ेंगे, अगर किसी एक की भी आ रही हो तो फिर तो कैरी ऑन करेंगे। ये रेशियो 0 आना और चीज है, रेशियो नेगेटिव और अनडिफाइंड इंफिनिटी उसकी बात हो रही है। रेशियो 0 तो रीजनेबल है। हाँ मुझे आइडिया हो गया सॉरी, अगर इन्फिनिटी आ रही है और अगर माइनस आ रही तब हम छोड़ देंगे, वो तो पहले भी पता है, लेकिन अगर किसी एक की रेशियो 0 या पॉजिटिव में आ रही तब तो हम कैरी ऑन करेंगे ना अपना सोल्यूशन। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। अगर रेशियो 0 आ रही है, एक की 2 आ रही है, एक की 0 आ रही है, एक की 5 आ रही है, तो मिनिमम रेशियो 0 है, तो 0 मिनिमम वैल्यू है, चलेगी, लीव करेंगे, राइट। 0 पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो मिनिमम है, सिर्फ ये नेगेटिव ना हो और इंफिनिटी ना हो, राइट। यस इज इट क्लियर? यस सर। माइक में यस जरूर करना है। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो एक बर्डन और है आपके ऊपर, आपने यस करके फिर माइक बंद कर। अच्छा चलिए, और ये मैंने कौन सी बात कही है? ये मैंने बात की है कि आपने तमाम नॉन बेसिक को शुरू में ही देख लेने, उसके कॉलम्स को। तो हालांकि ये पहली इटरेशन सॉल्व हो सकती है। ये देखिए, आपके पास मोस्ट नेगेटिव 2 है और इसकी रेशियो बड़ी आसानी से 10 डिवाइड बाई 1 जो कि 10 होगा, 40 डिवाइड बाई 2 जो कि 20 होगा, और इसमें 10 मिनिमम रेशियो है, सॉल्व हो सकता है। तो सॉल्व कर भी लेंगे तो अगली इटरेशन में यही x2 ने आना है, वो नेगेटिव और 0 साइन चेंज नहीं होंगे। आपको अगले इटरेशन में ये रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसके लिए शुरू में ही मॉडल को देख लें तमाम, इसलिए मैंने कहा था एंटरिंग कैंडिडेट्स। तो जो एंटरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके कॉलम्स को एक दफा चेक कर लें और देखें कि आपका ये अनबाउंडेड है या नहीं। ये तो था अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस, ये सॉल्यूशन स्पेस की बात हो रही है। और किस डायरेक्शन में अनबाउंडेड है वो भी बताएगा। ये जो जिस कॉलम के अंडर ये नेगेटिव और 0 वाली सिचुएशन आई है, उसी x2 की डायरेक्शन में ये अनबाउंडेड है। ये मैं ग्राफ के जरिए आपको दिखाता हूं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपको पता चल जाएगा। एक आपके पास ये कंस्ट्रेंट है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 10, ये आपने इधर प्लॉट कर दिया। अब ग्राफ मेथड तो नहीं आपको सिखाने की जरूरत, सबको पता होगा। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी और ओरिजिन को टेस्ट करके ये शेडेड एरिया सॉल्यूशन स्पेस इधर होगी, ये एरो शो कर रहा है इधर। दूसरी आपके पास है 2x1 लेस देन इक्वल टू 40, एक ही वेरिएबल है, तो यह जाहिर है ये वर्टिकल लाइन ये बनेगी कंस्ट्रेंट। तो ये आपकी x ये वर्टिकल लाइन है। और z को अगर प्लॉट करें, ये डॉटेड में z प्लॉट हुई। अब मुझे ये बताएं, ये जो कॉमन रीजन है आपका, इसकी सॉल्यूशन स्पेस इस डायरेक्शन में है और इस लाइन की सॉल्यूशन स्पेस इस डायरेक्शन में है, तो कॉमन एरिया यही शेडेड बन रहा है। अब शेडेड एरिया का ये ऊपर वाला रीजन देखें, ये अनबाउंडेड है, ओपन है, क्लोज्ड नहीं है। शुरू में आपने जितने भी ग्राफ बनाए होंगे उसमें जो आपको सॉल्यूशन स्पेस मिलती है, ऑप्टिमैलिटी तो बाद में टेस्ट करनी है कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल है, पहले एक कॉमन रीजन तो ले आती हो ना, तो वो कॉमन रीजन क्लोज्ड होता था। तो हम z को ड्रैग करते हुए वो कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जर्व कर लेते थे, तो हमारा आंसर आ जाता था। अब इस केस में क्या है, इस केस में ये x2, ये देखें x1 तो ये है, ये x1 और x2 क्या है, ये लाइन x2 इनडेफिनेट इंक्रीज है आपकी, x2 डायरेक्शन में x2 इंफिनिटी तक जा रहा है। आप क्लोज रीजन आपका ये नहीं है, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने जहां आपको पहले ही बताया था, जिस वेरिएबल के अंडर, जिस वेरिएबल की वजह से आपकी अनबाउंडेडनेस डिटेक्ट होगी, आपकी अनबाउंडेडनेस सॉल्यूशन स्पेस में उसी डायरेक्शन में होगी। तो x2 के अंडर आपके नेगेटिव और 0 कोएफिशिएंट से, तो इसका मतलब है यही वेरिएबल है जिसका एंड नहीं है, ओपन एंड है। तो ओपन एंडेड है और उस डायरेक्शन में वो अनबाउंडेड है। अब एक तो ये बात, दूसरा ये बात है आपका z किधर मूव होगा। अगर z आपका डाउनवर्ड मूव करे ऐसे और इधर भी कोई कॉर्नर पॉइंट मिल जाए सपोज, तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन अभी भी मिलने के चांसेस हैं। क्यों? अनबाउंडेडनेस एक डायरेक्शन में, लेकिन z अगर मिनिमम है या मैक्सिमम आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और z उधर
ड्रैग कर रहा है, यानी ऑप्टिमाइज हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है, जो कि क्लोज रीजन है, और क्लोज रीजन से वो अपना कॉर्नर पॉइंट ले सकता है। लेकिन इस केस में z भी अनबाउंडेड है, तो z को अनबाउंडेड चेक करने के लिए अलग क्राइटेरिया है। अब आप देखें z अनबाउंडेड कैसे है, जरा देखिएगा, अगर नहीं समझ आती तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये बात करवाऊंगा। z इस डायरेक्शन में मूव होता है, जैसे आप z इधर लेके जाएंगे आपको एक और अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा, z को और इंप्रूव। तो क्या z को कोई कॉर्नर पॉइंट मिलेगा? ये देखें, ये लाइन भी इंफिनिटी तक जा रही है ऐसे, z को भी आप इस तरह से ड्रैग कर रहे हैं कॉर्नर पॉइंट ढूंढने के चक्कर में। ये भी आप जाते हैं z, ये पूरी z है ऐसे, ये इधर इंफिनिटी तक है। जैसे आप z को इस तरह से ड्रैग करते जाओगे, x2 भी इंफिनिटी तक जा रहा है, z भी z इंफिनिटी तक इंप्रूव करता जाएगा और आपको कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेगा। ये चीज ऑब्जर्व हुई डायग्राम से, या इसको मैं बोर्ड के ऊपर हाईलाइट कर दूं? जी बताइएगा, माइक ऑन करना होगा बताने के लिए। क्लियर है मुझे तो। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं है? अगर नहीं है तो बताएं। आपका इस केस में z देखें, z सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन स्पेस थी, क्या अनबाउंडेड क्या है आपका? वो जो कॉमन रीजन है जो सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो ओपन एंडेड है। तो जो आपको कंस्ट्रेंट सेक्शन में ये नेगेटिव वैल्यूज नजर आई या जीरो नजर आई, ये शो कर रहा है कि ये x2 के अंडर है, तो जो सॉल्यूशन स्पेस है वो x2 डायरेक्शन में अनबाउंडेड है। इसने ये बताया। दूसरी बात, अनबाउंडेड रीजन में भी आपको z मिल सकता था अगर z इंप्रूव कर रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि क्लोज रीजन हो, और आप कॉर्नर पॉइंट तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर z ड्रैग कर रहा हो उस डायरेक्शन में जिसमें अनबाउंडेडनेस है, तो आपको z भी नहीं मिलेगा। यानी आप कह सकेंगे जो भी आपका सोल्यूशन आपका है, आप कहेंगे ये z उससे बेहतर z अवेलेबल होगा। थोड़ा सा और ऊपर ड्रैग करें, वो z कितना इंप्रूव करें, इंफिनिटी तक इंप्रूव करते जाएं, z इंप्रूव होता जाएगा। इट मींस आपको कहीं ना कहीं ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इससे तो ये पता चल रहा है आपका प्रॉफिट इंफिनिटी है। तो रियल लाइफ में इंफिनिटी प्रॉफिट नहीं मिल सकता। इट मींस अनबाउंडेडनेस ये शो कर रही है कि आपका मॉडल पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन वीक है, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आया है इसको मॉडल करने में। और वो कहां पे प्रॉब्लम आया जरा बताएंगे? कोई स्टूडेंट बताएगा इसमें प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? कौन सी चीज मॉडल फॉर्मुलेट करते हुए गलत एस्टिमेट हुई है? यस सर नो? अगर नहीं पता तो माइक ऑन करके बता दें कि नो आइडिया। जी -1 तो दोबारा पूछिएगा, मुझे सवाल की समझ नहीं आई। क्वेश्चन आपका गुड नेम तलहा अली। तला क्वेश्चन ये है कि आपका इंफिनिटी प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉब्लम तो नजर आ गया कि आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस है और z भी उसी डायरेक्शन में इंफिनिटी तक इंप्रूव कर रहा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, इंफिनिटी प्रॉफिट नहीं लिया। इसका मतलब है आपका जो मॉडल कंस्ट्रक्ट हुआ था एलपी मॉडल, वो जो कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें कहीं ना कहीं गलती है। और वो गलती कहाँ पे है? कौन सी चीजें गलत एस्टिमेट हुई? आपको पता है ये अनबाउंडेडनेस कहां से आई है? ये अनबाउंडेडनेस वो कंस्ट्रेंट्स के कॉलम में नेगेटिव कोएफिशिएंट्स की वजह से आई है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये कोएफिशिएंट नेगेटिव ना हो, गलती से आपने नेगेटिव एस्टिमेट किए हुए। ये पैरामीटर्स है ना कंस्ट्रेंट्स के, ये जो आपका कॉलम है जरा इसको देखिएगा, इसकी वजह से अनबाउंडेडनेस है ना, ये दोनों वैल्यूज। यस सर। तो ये गलत एस्टिमेट हुई है। या तो पॉसिबल है कि ये नेगेटिव नहीं, इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव मिल जाए तो ये अनबाउंडेडनेस निकल जाएगा, अनबाउंडेड नहीं होगा। तो इट मींस एक तो ये इंप्रेशन बनता है कि शायद इस कॉलम में वो जो नेगेटिव कोएफिशिएंट्स हैं या जीरो आपने ले ली है, ये गलत एस्टिमेट हुए। आप फौरन जिस डायरेक्शन में अनबाउंडेडनेस मिल रही है उस अपने मॉडल के अंदर, आपका मॉडल ये है, इस मॉडल के अंदर कौन से हैं? ये कॉलम है, ये -1 और ये 0। हो सकता है ये जो कंस्ट्रेंट बनाते हुए ये साइन गलती से आपने लिख दिया हो, ये डिफरेंस ना हो, दोनों का प्लस हो,
और ये जो आपने जीरो ले लिया, हो सकता है ये जीरो ना हो, x2 भी कभी कोई ना कोई कोएफिशिएंट हो, तो ये पॉसिबल है कि ये गलत एस्टिमेट हुए हैं। अगर गलत एस्टिमेट नहीं हुए सपोज, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है आपने रिव्यू किया और आपने कहा नहीं मुझे यही चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर क्या करेंगे? गलत एस्टिमेट हुए तो ठीक कर लेंगे, प्रॉब्लम आपका अनबाउंडेडनेस नहीं रहेगी, आप उसको सॉल्व करें, सॉल्व करके ऑप्टिमल आंसर ले लें। इस केस में अगर वो वही एस्टिमेशन वही रही तो क्या सजेस्ट करेंगे? सजेस्ट ये करेंगे कि भाई इसका, अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि जी ऐसे ही रखना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है या आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस मॉडल का कोई फायदा नहीं, इसमें कोई सॉल्यूशन फिजिबल मिल ही नहीं रहा, फिजिबल सॉल्यूशन से मिल रहे होंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इन्फिनिटी तक, क्या उस मॉडल को कहेंगे? तो आप उसको, उस ऑपरेशन रिसर्च टीम से यही रिक्वेस्ट करोगे भी अगर आपने यही एस्टिमेशन है आपकी तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जी आपको पता चला इस पॉइंट का? बताइएगा। यस सर। जी कोई और स्टूडेंट भी? तलहा, यस सर। तलहा और हमना के अलावा भी कोई बोल सकता है? सर मैं बोल रहा हूँ Yes. सर, यस सर, समझ आ गई। अच्छा समझ आ गई, गुड। अच्छा एक और चीज मैंने, अच्छा हम ये कॉलम को क्यों चेक कर रहे हैं? ग्राफ के जरिए हमें आसानी से नहीं नजर आ जाता, तो फिर हम इधर से कॉलम में ये इंफॉर्मेशन को, इस रूल को क्यों सीख रहे हैं? कोई बताएगा? सर ग्राफ में हमें पूरा ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके पता चलेगा। यहाँ पे प्लॉट तो करके स्ट्रेट फॉरवर्डली, जी यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कंस्ट्रेंट से पता चल रहा है। जब हम नहीं, मैं कह रहा हूँ उसकी जब ग्राफ से पता चल जाता है तो फिर हम इधर टेबल से ये रूल सीख क्यों रहे हैं कि जी कॉलम को ऑब्जर्व कर रहे हैं? ग्राफ के जरिए हो सकता था। ग्राफ 2 वेरिएबल है और आपका रियल लाइफ में प्रॉब्लम 100 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपका प्रॉब्लम 10 या 12 या 13 वेरिएबल्स का है, ग्राफ तो नहीं बन सकता, तो आपको टेबल में इसका रूल सीखना पड़ेगा कि अलजेब्राइक वे में इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये तो मजबूरी है, क्योंकि रियल लाइफ में आपका प्रॉब्लम रियल लाइफ में 2 वेरिएबल नहीं होता, तो 2 वेरिएबल आपको गाइड कर रहा है। देखिए ये अनबाउंडेडनेस साफ दिखा रहा है। तो मैंने शुरू में कहा था ग्राफिकल मेथड इसलिए करवा रहा हूँ कि हर चीज में उधर से ऑब्जर्व करवाऊंगा और आपको कन्विंस करूंगा कि ये सिचुएशन है। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अच्छा अब देखें, ये कंस्ट्रेंट सेक्शन में जो नेगेटिव है, इन्होंने ये शो किया कि सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड है इन द डायरेक्शन ऑफ x2। z अनबाउंडेड है या नहीं, वो z के इसी वेरिएबल के z के कोएफिशिएंट से पता चलेगा, उसकी इंडिकेशन। मैंने कहा था ना z उधर भी इंप्रूव हो सकता है जो क्लोज्ड रीजन हो, ये इधर से पता चलेगा। ये वेरिएबल नेगेटिव है। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो और नेगेटिव कोएफिशिएंट हो इस वेरिएबल, जहां देखिए बात सुनिए, जहां अनबाउंडेडनेस डिटेक्ट हुई है उसकी बात हो रही है, इस कॉलम में डिटेक्ट हुई है, उसका z का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन, तो z भी अनबाउंडेड होगा। अगर ये पॉजिटिव होता है इधर प्लस, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन तो था, वो तो कंस्ट्रेंट सेक्शन से पता चल गया, लेकिन पॉजिटिव साइन ये शो करेगा z अनबाउंडेड नहीं है। इट मींस आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस के होते हुए भी। तो ये नेगेटिव, अब आप कहेंगे ये नेगेटिव तो एंटरिंग वेरिएबल है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखें शुरू में आप यही करते आ रहे थे ना, मैक्सिमाइजेशन थी और नेगेटिव आपका एंटरिंग होता था, आप एंटरिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। वो बात नहीं है, उसमें अनबाउंडेडनेस नहीं होती थी। जब अनबाउंडेडनेस नहीं है तो ये नेगेटिव अनबाउंडेड को शो नहीं कर रहा है, ये नेगेटिव तो आपका एंटरिंग कैंडिडेट है जस्ट, और आप इसको सॉल्व करें। मैं ये जो रूल बता रहा हूं, अगर अनबाउंडेडनेस डिटेक्ट हो देन ये z कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो z अनबाउंडेड, अदरवाइज बाउंडेड। तो ये पहले इसका प्रीरेक इस रूल का ये है कि आपका
वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड हो, फिर इसको देख के आपने बताना है कि जी अनबाउंडेड है या नहीं। अगर आपके मॉडल के अंदर अनबाउंडेडनेस है ही नहीं तो फिर जी को नेगेटिव देख के जी को अनबाउंडेड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, वो तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। एंड नेगेटिव मींस एंटरिंग करके आप उसको सॉल्व करोगे। जी ये पॉइंट हाईलाइट हुआ जी स्टूडेंट्स? यस सर। तो आपने ये Yes, जो मैं sir. रूल बता रहा हूं कि z का जो x2 का जो कोएफिशिएंट है z में, वो नेगेटिव ये शो कर रहा है कि z अनबाउंडेड है। तब अगर सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड है तब z की अनबाउंडेड है, अदरवाइज ये अनबाउंडेड को साइड पर रहते सारी स्टोरी। तो और अगर जी प्रॉब्लम अनबाउंडेड ना हो तो इंफिनिटी ना हो। अगर अनबाउंडेड नहीं है फिर तो एक नॉर्मल केस है, फिर z नेगेटिव अनबाउंडेड का वर्ड ही नहीं यूज करेंगे, राइट? जी पॉइंट क्लियर है? जी का भी मस्ट अनबाउंडेड होना लाजमी है। देखिए इंफिनिटी देखिए आपका नॉर्मल केस होता था, मैक्सिमाइजेशन में नेगेटिव कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? एंट्रिंग, वो तो एक सिंपल स्टोरी है कि एंट्रिंग अगर यही हम मिनिमम का सॉल्यूशन कर रहे होता तो वो जी पॉजिटिव होगा। नहीं, मैं बता रहा हूं कि ऑप्टिमैलिटी के लिए अभी हम अनबाउंडेडनेस को छोड़ दें, अनबाउंडेडनेस नहीं है, आप क्या करोगे? नॉन बेसिक के अंडर कोएफिशिएंट्स है नेगेटिव, तो आप उसके नेगेटिव को अनबाउंडेड का वर्ड तो यूज ही नहीं करोगे, आप उसको कहोगे मैक्सिमाइजेशन है, ये एंट्रिंग कैंडिडेट्स हैं, उसमें मोस्ट नेगेटिव एंट्रिंग करके सॉल्व करना शुरू कर दोगे। प्रॉब्लम तो अनबाउंडेड नहीं है, तो आप उन सारे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओगे। जब सारे नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, स्टॉप करके ऑप्टिमम सॉल्यूशन आंसर मिल गया आपको। वो तो ये केस है ना, उसके z के नेगेटिव को आपने ये नहीं कहना कि z अनबाउंडेड है, भी अनबाउंडेडनेस तो है ही नहीं, ये कहना चाह रहा हूं। z के इक्वेशन में अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट में मैं z को अनबाउंडेड कह रहा हूं, वो सूरत में अगर सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड है तब ये बात हो रही है। पॉइंट फॉलो किया? यस सर। गुड। लेकिन अच्छा, Yes, sir. अब आपने इस प्रॉब्लम को देख लिया कि ये आपको अलजेब्राइक मेथड में, यानी जो टेबल के साथ आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले चेक कर लें कि अनबाउंडेडनेस कैसे डिटेक्ट करनी है ताकि सॉल्व ना करना पड़े। मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में उन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन दिया था फाइनल पेपर में, और उन लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया। सॉल्व करने के बाद ऐसे छोड़ के कोई रिजल्ट नहीं दिया मुझे, तो मैं उसका क्या करूं? जब आपने सॉल्व करके जो मैंने मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी आप कम से कम ये बताएं ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, और आपका जी भी अनबाउंडेड है, सॉल्यूशन स्पेस किस डायरेक्शन में अनबाउंडेड है वो भी बतानी है, किस डायरेक्शन में, x2 डायरेक्शन में। जी भी अनबाउंडेड है ये भी बताना है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी वो सॉल्व करके एक दफा रेशियो टेस्ट जहां फेल हुई, कुछ लोगों ने तो उधर ही छोड़ दिया, ये नहीं बताया कि रेशियो टेस्ट क्या शो कर रही है, और कुछ स्टूडेंट ने उसको भी सॉल्व कर लिया। तो खैर उनकी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि जब आपको ये डिटेक्शन हो तो नीचे एक लाइन ऐड करके उसको वाइंड अप करें, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए, मुझे वो वर्ड चाहिए कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है ये, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और अनबाउंडेड सॉल्यूशन में मुझे ये भी चाहिए कि वो सॉल्यूशन स्पेस किस डायरेक्शन में अनबाउंडेड है, सेकंड पे ये इसके मार्क्स है। और मुझे तीसरे नंबर पे ये भी चाहिए कि जी भी अनबाउंडेड है ये। तो पहला वर्ड आपने आंसर का लिखना है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन, दूसरा इसका पॉइंट ये जरूर लिखना है जो मार्क्स का है कि अनबाउंडेडनेस है इन द डायरेक्शन ऑफ x2, और तीसरा पॉइंट ये चाहिए कि जी भी अनबाउंडेड है या नहीं। तो ये 3 पॉइंट्स अगर हैं तो तब इसके मार्क्स हैं, अदरवाइज ऐसे करके उसको एक जगह छोड़ देना। कंफ्यूजन हो रही है कि जो तीसरा पॉइंट आप बता रहे हैं कि जी भी अनबाउंडेड है, मैं ये कह रहा हूँ अगर अनबाउंडेड ना हो तो, अगर वो अनबाउंडेड ना हो तो आप कब, ये तो बता, ये देखिए अनबाउंड सॉल्यूशन स्पेस तो अनबाउंडेड है, आप फिर हाँ, भी वो तो स्टॉप करोगे इधर, और इसको स्टॉप करके कहोगे जी अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस है इन द डायरेक्शन ऑफ x2, और जी के बारे में कह दें ये अनबाउंडेड नहीं है। बस ठीक। मैंने वैसे ऐसा केस कभी एक्सप्लोर नहीं किया, अपने एक्सपीरियंस से इसको बता रहा हूं। तो कोई देखें अगर हम मिनिमम कर रहे हैं, तो मैं मिनिमम कोशिश सोल्यूशन कर रहे हैं, उसमें हमारे पास x1 और x2 पॉजिटिव होंगे, अभी तो मोस्ट नेगेटिव है ना, तो हमारे पास मोस्ट पॉजिटिव होंगे।
तो सही। तब देखें, तब तो x हमारे पास क्या कहते हैं, z हमारे पास अनबाउंडेड नहीं होगा। पता है, आप जो क्वेश्चन, जरा मैं जो इसको स्टेटमेंट को कवर करता हूँ, मैंने ऐसे प्रॉब्लम को जिसमें z बाउंडेड हो तो मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया अभी, लेकिन कॉमन सेंस जो कह रही है उसके बेस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका ये आगे ना आगे जाके इसने स्टॉप जरूर कर देना है, क्योंकि अनबाउंडेडनेस रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आप कम से कम ये बता के इसको वाइंड अप कर दें कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस है, और z के बारे में क्योंकि वो पॉजिटिव है उसको कहें z अनबाउंडेड नहीं है। बस इस तरह से वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है। मैं जैसे इसको एक्सप्लोर करूंगा तो अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। लिटरेचर में नहीं है और ना ही मैंने उसको एक्सप्लोर करके देखा, राइट। तो मैं वैसे इसको कोशिश करूंगा कि इस डायरेक्शन में उसको अपनी तरफ से एक प्रॉब्लम मॉडल करके चेक करने की कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, राइट। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर आपने दे दिया कि आपके जो पैरामीटर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, ये एस्टिमेट सही नहीं हुए, इररेगुलरिटी है आपके मॉडल के अंदर। और दूसरा मैंने वही बताया, x2 डायरेक्शन में अनबाउंडेडनेस और z अनबाउंडेड, ये वही चीजें हैं, रिकॉर्डिंग में भी आ गई हैं। जब मैं इसका यूट्यूब लेक्चर होगा तो उसमें ये चीजें हाईलाइट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें बताई जा चुकी। ये सारी बातें तकरीबन हो गई। अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं और वो है नॉन एग्जिस्टिंग और इनफिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, अभी ये देखिएगा, ये मैंने इनफिजिबल सॉल्यूशन, ये आपके पास एक मॉडल है, लेस देन कंस्ट्रेंट, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, ये ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, और इसके लिए आपने सरप्लस वेरिएबल माइनस करने के बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किया, और आपने इसको रेगुलर वे में सॉल्व किया। ये एम टेक्निक सॉल्व करने का पूरा मैकेनिज्म वो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर चुका हूं, आपको ईमेल भी कर दी थी, आपके LMS पे वो यूट्यूब का लिंक भी मौजूद है। कोई देख लें, वो वही केस है, सॉल्व उसी तरह करना है। अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर दूं, ये आपको एम टेक्निक आती है, एज्यूम कर लूं, बताइएगा। आती है सर। आती है तो फिर भी मैं एक दफा उसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ और 2-3 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। जब आपने इसको इधर लेके आए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, लेकिन ये बेसिक वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं ये जीरोस होने चाहिए, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करने से पहले इसको आपने जीरो करना है, और रो ऑपरेशन के जरिए। और रो ऑपरेशन क्या होगा, इसका और इसके साथ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। माइंड में रखिएगा, सिंपलेक्स मेथड का सेकंड स्टेप, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहे हैं। तो रो ऑपरेशन लगा के आपके पास ये आ जाएगी। तो आप देखें, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ये दोनों जीरो हो गए, उनकी वजह से ये भी चेंज हो गए। प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन में मोस्ट नेगेटिव एंट्रिंग, और रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इस 2 को इससे डिवाइड करेंगे 2, 12 को 4 से 3, लीव करेंगे इसको, तो S1 लीव करेंगे, X2 एंटर, X2 एंटर हो जाएगा S1 की जगह पे। दोबारा से फिर से इसका ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाएंगे, तो बताएं ऑप्टिमल है या नहीं। ऑप्टिमल आ चुका है, नेगेटिव नहीं रह गया तो ऑप्टिमल है। नॉन बेसिक के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो चुके हैं, ऑप्टिमल आ चुका है। माइंड में रखिए ऑप्टिमल आ चुका है, लेकिन आपके सॉल्यूशन स्पेस, सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो बहुत डेंजरस साइन है। यस सर। आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके बेसिक सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बताएगा कोई? सर ये डेफिनेटली अगर ये R होगा तो हम वहाँ पर मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं तो हमें कितना लॉस होगा। हमने ऊपर Correct. बिग एम लिया हुआ है, उसकी 100 वैल्यू दी है, तो जब इसे हम पुट करेंगे तो हम लॉस में जाएंगे।
देखिए आपका बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं आपने जो पेनल्टी ऊपर पे की हुई है वो जी सर। पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। वो पेनल्टी आपने इतनी ज्यादा लगाई है कि आप पे ही ना, यानी खुद पेनल्टी लगाई, या कह लें कि किसी बैंक ने वो पेनल्टी लगाई हुई है, आपको ये पेनल्टी किस तरह से पे करनी पड़ रही है? R4। R4 का मतलब है 400। आपने 100 लिया हुआ, 400 की पेनल्टी लगी हुई है, और 400 की पेनल्टी, और अगर आपको इधर मैक्सिमाइजेशन का ये प्रॉब्लम था, प्रॉफिट आपको फर्ज करें 37 मिलना है, तो 400 आप पेनल्टी देंगे, तो कहां से ये सेंसिबल अप्रोच होगी? तो कहने का मकसद ये आपने पेनल्टी ही इसलिए लगाई थी कि आपको एंड पे आप इस होप के साथ कि वो आर्टिफिशियल वेरिएबल नॉन बेसिक बन जाएगा, निकल जाएगा बेसिक सोल्यूशन में जब ऑप्टिमैलिटी आएगी। जब ऑप्टिमैलिटी आएगी ये सोल्यूशन स्पेस से निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकला। अभी भी एडवांटेज है इसका, बताएंगे क्या एडवांटेज है आर्टिफिशियल वेरिएबल का और इधर बेसिक सोल्यूशन में आने का? कोई बताएंगे? यानी इस वेरिएबल ने आपको यह बता दिया आपका मॉडल की कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है। ये भी तो किसी ने मॉडल बना लिया, उसका पता ही नहीं है मॉडल कैसा है, सॉल्व करके पता चलेगा। सॉल्व किया फाइनल आइट्रेशन में, जिसको हम ऑप्टिमल आइट्रेशन कहते हैं, ऑप्टिमल आइट्रेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस ये आर्टिफिशियल वेरिएबल की मेहरबानी है कि उसने आपको बता दिया कि आपका मॉडल सही नहीं है। तो ये एडवांटेज इसका, ये भी एडवांटेज है कि अगर आपका जो सोल्यूशन आपका जो मॉडल है उसकी फॉर्मुलेशन यानी वो सही नहीं है, सॉल्व करके आर्टिफिशियल वेरिएबल ही आपको ये बताएगा कि ये आपका इनफिजिबल सॉल्यूशन है। इसको हम कहते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल मीन भाई मुझे इस तरह का फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए नहीं जिसमें मुझे इतनी बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़े। तो ये आपका, अगर आपके फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन का एक वेरिएबल आर्टिफिशियल है और उसकी कोई वैल्यू है, तो मींस आपका ये सॉल्यूशन इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये केस कौन सा था? लास्ट केस, स्पेशल केस, नॉन एग्जिस्टिंग और इनफिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, इनफिजिबल सॉल्यूशन से क्या मुराद है? कोई गाइड करेगा? अगर ग्राफ को देखें, इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या मतलब है उसका? वैसे फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? पहली बात है सॉल्यूशन, दूसरी बात है फिजिबल सॉल्यूशन या इनफिजिबल सॉल्यूशन, फिर तीसरे नंबर पे आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट तो होता है सॉल्यूशन, फिर आता है फिजिबल सॉल्यूशन, फिर आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक मॉडल है आपके पास एलपी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड थर्ड लेक्चर में आपको बताया होगा। ये एलपी मॉडल है, x1 और x2 की कौन सी वैल्यूज को हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन है, जो सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। यही था ना सॉल्यूशन? यस सर। और वो सारी वैल्यूज अगर वो पॉजिटिव हैं, सारी की सारी वैल्यूज वेरिएबल्स की, तो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, बल्कि फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। बेसिक तो होता है वो आपका नॉन जीरोस के साथ वैल्यूज हो। तो आपका मॉडल है, ग्राफ के अंदर आप देखिए, आपने प्लॉट किया, तो सारी कंस्ट्रेंट्स को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फिजिबल सॉल्यूशन है, अगर नहीं कर रहा तो क्या है? इनफिजिबल। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई? आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था ग्राफिकल मेथड में, और आपने देखा होगा आपको कोई कॉमन रीजन नहीं मिल रहा था। एक कंस्ट्रेंट थी, उसकी सॉल्यूशन स्पेस इस डायरेक्शन में, और दूसरी कंस्ट्रेंट थी उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो कॉमन रीजन नहीं था। आपको माइंड में प्रॉब्लम आया? जी सर, बताइएगा। याद आ यस गया। सर। जिन्होंने असाइनमेंट खुद से सॉल्व की होगी उनको याद आना चाहिए। इट मींस अगर आपकी सारी कंस्ट्रेंट्स, जो भी आपने कंस्ट्रेंट्स बनाई हैं, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है वेरिएबल्स की, उस पेयर की या उन वेरिएबल्स की एक ऐसा पेयर या ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो साइमल्टेनियसली सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर सके। इट मींस एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इट मींस इनफिजिबल सॉल्यूशन। ये मॉडल का इनफिजिबल सॉल्यूशन है। और ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका
आर्टिफिशियल वेरिएबल, एम टेक्निक से आप करोगे। फॉलो किया इस पॉइंट को? बताइएगा प्लीज। सर वो मैं पूछ रहा था, ये भी हमारे पास आर्टिफिशियल की वैल्यू निकल आई समहाउ, अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं आर की वैल्यू अगर 0 निकल आती है लेकिन वो मौजूद है वहां पर, तो देन तो हमारा ये सोल्यूशन निकलेगा फिर भी फिजिबल है। देखिए आर 0 होने का मतलब है, आप जो बात कर रहे हैं ये है कि आपका बेसिक वेरिएबल, और ये केस कौन सा था? आई थिंक डीजेनरेसी था, जिसमें बेसिक वेरिएबल 0 होता है। एम आई राइट? डीजेनरेसी में हाँ, तो अगर उसमें ये आ जाता है कि आर आपका बेसिक सेक्शन में है लेकिन राइट हैंड साइड पे सॉल्यूशन स्पेस में उसकी वैल्यू 0 है, सॉल्यूशन कॉलम में 0 है, इट मींस ये फिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल तो तब है अगर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। हाँ, आप वेरी गुड, आप हर डायरेक्शन में साथ साथ उसको देख रहे हैं, तो इट मींस आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जितनी चीजें मुझे आती हैं अगर उतनी ही चीजें आपको आए तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जितना मुझे आता है उतनी ही ये आपको आता है। देखिए फौरन आपका माइंड उस सिचुएशन की तरफ गया कि आर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसकी सॉल्यूशन वैल्यू 0 है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो आपका माइंड पैरेलल चल रहा है और फौरन हर चीज को कवर कर रहा है। आप तलहा बोल रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। तो आपका इंप्रेशन एक अच्छा इंप्रेशन बन गया कि एक क्लास में तलहा, हमना, 2-3 और स्टूडेंट्स हैं, ये मुश्तबा और इस तरह के और है। मुश्तबा क्लास पार्टिसिपेट करना ही भूल गया। मुश्तबा सुन रहे हो आप? नो सर, मैंने नहीं भूला सर। हाँ, तो क्लास पार्टिसिपेशन में अपना इंप्रेशन जरूर अच्छा रखना चाहिए। तो हमना, मुश्तबा के बाद आपका एक नाम मेरे जहन में आ गया। मैं बायस नहीं हूँगा, दूसरे स्टूडेंट्स को परेशानी होना चाहिए, लेकिन एक इंप्रेशन बन जाता है कि एक स्टूडेंट पिक कर रहा है और उस तरफ उस डायरेक्शन में जा रहा है जो डायरेक्शन को मैंने नेक्स्ट एड्रेस करना है, वो पहले से उसको पिक कर रहा है। इट मींस उसको इसका आइडिया है। और मैं स्टूडेंट्स को कभी मैं ये कहने में मुझे शर्म महसूस नहीं होती अगर मैं ये कहूँ इस स्टूडेंट को उतना ही आता है जितना मुझे आता है। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मेरे स्टूडेंट्स को उतना नॉलेज है जितना मुझे नॉलेज है। तो आप बड़ा एम टेक्निक को कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। वेरी गुड। अच्छा, अब आप देखें इस केस में गलती कहां पे हो रही है? इनफिजिबल सॉल्यूशन है, मॉडल कहीं ना कहीं तो गलत बना हुआ है। तो कोई इंडिकेट करेगा किस जगह पे ये मॉडल में? पिछले प्रॉब्लम में तो था वो जो कोएफिशिएंट्स है ना, पैरामीटर्स, वो गलत एस्टिमेट हुए थे, नेगेटिव आपने ले लिए थे, हो सकता है कोई पॉजिटिव हो। इसमें क्या गलती हो रही है? सर इसमें ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट आ रही है। आपने हाईलाइट देखें, जैसे मैंने अभी तलहा की बात की, सेम उसी तरह हमना का इंप्रेशन भी यही है। ये भी डायरेक्ट उस पॉइंट पे फोकस करती हैं जहां पे जिस चीज को मैंने हिट करना हो। अभी इन्होंने कहा ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट, तो इनके मुंह से निकला है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट। आप ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट नहीं कहना, आपने सिर्फ ये कहना है कि जो कंस्ट्रेंट टाइप है उसकी वजह से इनफिजिबिलिटी आई है। जाहिर है वो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट की वजह से ही वो आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ। हो सकता है वो लेस देन इक्वल टू हो और आपने गलती से ग्रेटर देन लगा दिया, पॉसिबिलिटी है। मैं अब जो हमने आंसर किया मैं उसी डायरेक्शन में आऊंगा। अगर सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन हो, रेडी मिक्स प्रॉब्लम की तरफ वापस चलते हैं, इसकी तरफ बाद में आते हैं। ये बिल्कुल हमने बिल्कुल सही उसको पॉइंट आउट किया कि आपके मॉडल में कंस्ट्रेंट टाइप गलत आपसे एस्टिमेट हुई है। मतलब आपने देखा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू क्या थी? मैंने जब मॉडल फॉर्मुलेशन करता था तो एट लीस्ट और एट मोस्ट दो वर्ड यूज किया करता था, एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट लीस्ट कुछ एक चीज को शो कर रही है और एट मोस्ट, तो एट मोस्ट और एट लीस्ट, ग्रेटर देन और लेस देन, इस तरह की फॉर्मेशन हम बना रहे थे। तो इट मींस अगर इस तरह का इनफिजिबल सॉल्यूशन आ जाता है तो आप माइंड में अगर रिव्यू करने के लिए ओआर टीम को ये प्रॉब्लम भेजते हैं तो सबसे पहले वो किसको फोकस करेंगे? वो कंस्ट्रेंट की टाइप को चेक करेंगे कि इनफिजिबल सॉल्यूशन है, कहीं को गलती से ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट तो नहीं लग गई जो कि लेस देन होनी चाहिए, और इवन लेस देन कंस्ट्रेंट का भी इशू हो सकता है, यानी कंस्ट्रेंट टाइप में कोई प्रॉब्लम है, आप ये कह सकते हो। बाकी 80 to 90% ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट का ही इशू हो सकता है। अब ये आपका हो गया इनफिजिबल का। मेरा क्वेश्चन ये है
मैंने स्टार्ट जब इस सेमेस्टर का स्टार्ट लिया था तो रेडी मिक्स प्रॉब्लम सबसे पहले मैंने लिया था और आपको कहा था इसको याद कर लें। उस वक्त उमर आपकी क्लास में वो कहता था कि ये हमें मेमोराइज क्यों करवा रहे हैं, तो मैंने उसे कहा था ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये ऐसी एग्जाम्पल है जो प्रोटोटाइप एग्जाम्पल होगी इस सेमेस्टर के लिए, कि पूरे सेमेस्टर में मैंने इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बातें करनी है, तो मुझे ऐसी एग्जाम्पल चाहिए जो कि आपको याद हो जाए। तो आपको याद होगा, मुझे याद हो के ना याद हो, लेकिन आपको याद होगा उसकी सारी कंस्ट्रेंट्स कौन सी टाइप की थी, रेडी मिक्स, लेस देन थी, ग्रेटर देन थी, लेस देन सर। सारी की सारी लेस देन थी, लेस देन इक्वल टू। तो आप देखें अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं, क्या इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमैलिटी पे? गेस करें, बताइए। नहीं सर। हो ही नहीं सकता। क्यों? सिंपलेक्स मेथड को अगर आप स्टार्टिंग पे फिजिबल सॉल्यूशन देखेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन की दो डेफिनेशन है, दो तरह से इसको देखा जा सकता है। इनफिजिबल को या तो उसके सॉल्यूशन में आर हो, आर वेरिएबल हो, इनफिजिबल। दूसरा, आपके उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो। तो आप ये बताएं, अगर लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो सबसे पहला जो आपका सॉल्यूशन मिलता है स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो सारी वैल्यूज कोई नेगेटिव थी, सारी पॉजिटिव थी। और आर्टिफिशियल वेरिएबल आप क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि ग्रेटर देन ने लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल माइनस करते थे जिसमें उस वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी। आप कहते थे नहीं नहीं, सिंपलेक्स मेथड नेगेटिव को नहीं लेता, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके आप फिजिबल सॉल्यूशन लेके आओ। इट मींस सिंपलेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट ही यही है, उसको स्टार्ट पे जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव मिलनी चाहिए, बेसिक सॉल्यूशन उसका फिजिबल होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यूज हैं तो इनफिजिबल है। तो इनफिजिबली दो तरह से एड्रेस होती है, या तो वेरिएबल्स की वैल्यूज नेगेटिव हो या उन वेरिएबल्स में एक वेरिएबल आर्टिफिशियल हो, देन हम कहेंगे ये इनफिजिबल। तो आर की तो समझ आती है बेसिक सॉल्यूशन में आने की, लेकिन माइनस, आपको माइनस पे तो सिंपलेक्स में चलने नहीं देता, मानता ही नहीं है। अगर सारी वैल्यूज प्लस हैं, सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं, तो प्लस हैं, आप कहोगे ये मेरा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया, आप इसको सॉल्व कर। और सिंपलेक्स मेथड इसको गारंटी देता है कि अगर स्टार्ट पे वो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ उसने स्टार्ट दिया, दरमियान में सॉल्यूशन वैल्यू कोई भी नेगेटिव सॉल्यूशन कॉलम में वैल्यू नहीं आएगी, ये वो गारंटी दे रहे हैं, नहीं आएगी। तो इट मींस मैं कह सकता हूं अगर सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं तो कभी भी आपका सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इनफिजिबल नहीं हो सकता। क्यों? स्टार्ट पे आपको सारे वेरिएबल्स की पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, 3 4 9 प्लस प्लस 3 प्लस 4 प्लस, कोई नेगेटिव नहीं होगी। मींस ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन है स्टार्टिंग। सिंपलेक्स को हैंड ओवर करोगे, सिंपलेक्स मेथड धोखा नहीं देगा, वो एंड तक उसको पॉजिटिव ही देगा। तो इट मींस लेस देन इक्वल टू में इनफिजिबल सॉल्यूशन जो नेगेटिव वैल्यूज के साथ आ सकता है नहीं होगा। दूसरी बात है एम टेक्निक, अगर कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू या सिर्फ इक्वल टू है, उधर इनफिजिबिलिटी के चांसेस हैं। सॉल्व करते हुए ऑप्टिमल इटरेशन में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर गया तो इनफिजिबल, अगर लीव कर गया तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन। आई थिंक इस पॉइंट की समझ आई होगी आपको। यस सर। यस सर। देखिए बात सिर्फ एक पॉइंट की है, 2 मिनट में भी ये बताया जा सकता है, लेकिन सराउंडिंग्स में इतने इश्यूज हैं, सबको एड्रेस करना जरूरी है कि इनफिजिबल सॉल्यूशन होता क्या है। तो इनफिजिबल सिर्फ जहां एम टेक्निक लग रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है या इक्वल कंस्ट्रेंट है, माइंड में रखें, इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन इनफिजिबल आ सकता है और उस डिपेंड कर रहा है आर की एग्जिस्टेंस पे। और दूसरा केस, अगर लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं तो कभी भी आपका इनफिजिबल सॉल्यूशन नहीं आएगा। और दूसरा, आपके मॉडल के अंदर क्या प्रॉब्लम है? मॉडल के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू कोई कंस्ट्रेंट है या कंस्ट्रेंट की टाइप गलत एस्टिमेट हुई है, उसको रिव्यू कर लें। और अगर रिव्यू करने के बाद भी आप कहते हैं नहीं मुझे यही चाहिए, एटलीस्ट का वर्जन था,
या एटमोस्ट का वर्जन था, आप कह रहे थे नहीं मेरी रिक्वायरमेंट यही है, तो उन्हें कहे अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती, इसका कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि जो सारी कंस्ट्रेंट्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सके। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। जी बताइएगा। Yes, sir. ये देखिए ग्राफ के अंदर एक कंस्ट्रेंट ये है, इसका एरो सॉल्यूशन स्पेस इस डायरेक्शन में है, एक ये है इसका इस डायरेक्शन में है, तो इनमें कोई कॉमन रीजन नहीं, ये शेडेड है और ये शेडेड है, ये ओपन, तो कॉमन रीजन इनका नहीं है। इट मींस इसकी कोई सॉल्यूशन फिजिकल सॉल्यूशन स्पेस नहीं है, फिजिबल एरिया ही नहीं है। तो इस केस में प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करते हैं और सॉल्व करने पे फाइनल सही गैस करते हैं। तो ये r = 4 ने कहा कि जी ये इनफिजिबल सॉल्यूशन है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और आप माइंड में रखें ये पेनल्टी इसलिए डाली थी कि अगर आपका मॉडल ठीक है तो ये पेनल्टी देनी नहीं पड़ेगी, निकल जाएगा, और अगर मॉडल ठीक नहीं है तो यही r आपको बताएगा कि देखिए आपका सॉल्यूशन उस फॉर्मुलेशन गलत है। तो ये सारी उसकी डिटेल है। इसको सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। सूडो ऑप्टिमल क्यों कहते हैं, देखिएगा ये जो सॉल्यूशन है ये फिजिबल है या इनफिजिबल, आपसे सुनना चाह रहा हूं। Invisible. फिजिबल है या इनफिजिबल? फिजिबल है, सॉरी, सब फिजिबल है। आपकी आवाज कट रही है, कौन सा है, दोबारा से बताएं। इनफिजिबल नहीं है सर ये सोल्यूशन। इनफिजिबल है, तो ये इनफिजिबल है, लेकिन ये क्या कह रहा है, जी क्या कह रहा है? ये फिजिबल है। नहीं, जी कह रहा है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल ऑप्टिमम रीच हो गई है। देखिए ऑप्टिमम रीच होने का ये मतलब नहीं है आपको सॉल्यूशन मिल गया। ऑप्टिमम रीच होने का मतलब है कि आप जो डिसाइड करना चाह रहे थे, एक एंड पे आपका प्रॉब्लम स्टॉप हो गया, फर्दर और चेक करने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम स्टॉप हो गया, मतलब ऑप्टिमैलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करे लेकिन सॉल्यूशन इनफिजिबल हो, उसको सूडो ऑप्टिमल, उसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन। देखिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो ऐसे जैसे आपने टारगेट अचीव कर लिया, तो यहां तो टारगेट अचीव नहीं किया आपने, टारगेट था आपका प्रॉफिट का, वो तो नहीं मिला क्योंकि आपका सॉल्यूशन ही इनफिजिबल निकल आया। तो अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे ही आपको पता चल रहा है आपका सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, तो उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन को ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए एक वर्ड ऐड कर दें, सूडो ऑप्टिमल। क्यों? सूडो ऑप्टिमल से पता चलेगा कि ऑप्टिमम रीच हो गई है, लेकिन ये ऑप्टिमम किसी काम की नहीं है। क्यों? वो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो तो इनफिजिबल है। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो Yes. नॉर्मल जब आपको टारगेट अचीव हो जाए, फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। और अगर आपको इनफिजिबल सॉल्यूशन मिले वो किसी काम का नहीं होता, तो ऑप्टिमलिटी भी आ गई है, तो आप कहें जी ये सूडो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, मैं समझ तो सकता हूं ना, पता नहीं आपने अंडरस्टैंड किया या नहीं। जरा स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कितने लोगों को समझ आई, हैंड रेज करके जरा प्लीज बता दो, मुझे पता चल जाएगा कौन लोग जाग रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। जागते रहना जल्दी से। हाँ, मैं जबरदस्ती हैंड रेज नहीं करवा रहा, जिसका नहीं समझ आई वो हैंड रेज ना करे, मैं उससे फिर पूछ सकता हूं कि आपको कहां पे प्रॉब्लम है। अब्दुल बासित, आपको समझ आई अब्दुल बासित? चले ये पूछना मेरे ख्याल में रहने देते हैं, कुछ सफिशिएंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेज किया। अच्छा अब आ जाती है, जरा सराउंडिंग में आवाज आ रही है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अच्छा चले एक मिनट, मैं जरा देख के आता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, एक मिनट।
अच्छा, तो बात हो रही थी कि अभी आपके पास है, हमारे पास है 13 मिनट्स। 13 मिनट्स में मुझे ये बताएं, आपकी असाइनमेंट सबको मिल गई है? सबको पता चल गया है असाइनमेंट के बारे में? सब तक मैसेज चला गया? और YouTube पे एम टेक्निक के लेक्चर्स भी मिल गए आप लोगों को? Yes, sir. और आपकी मैंने डेट एक दिन एक्सटेंड कर दिया, पहले सैटरडे नाइट था, अब संडे नाइट है। तो आप अपना उस हिसाब से एम टेक्निक को खुद से सॉल्व कीजिएगा, माइंड में रखिएगा। मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको मजबूर कर सकूं कि आपने खुद से सॉल्व करनी है, लेकिन एक छोटा सा मेथड मेरे पास है, वो ये है, क्विज का ऑनलाइन वर्जन तो मैं नहीं मानता कि क्विज ऑनलाइन हो सकता है या नहीं, लेकिन इधर मैं ऑनलाइन क्विज लेने की अटेम्प्ट ले रहा हूं, और वो ये है कि असाइनमेंट में जो खुद सॉल्व करेगा तो वही क्विज में परफॉर्म कर सकेगा। तो इसलिए मैं आपका संडे को, ये आपका सबमिशन टाइम है, और मंडे को मैं क्विज अनाउंस कर रहा हूं मंडे। और ये मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि ये मूडल के ऊपर मैं आपको एक क्लियर मैसेज आएगा मूडल के ऊपर कि ये आपका क्विज अनाउंस्ड क्विज है। तो मंडे को अनाउंस, मंडे कह रहा हूं, आपकी ट्यूसडे को क्लास होती है? फिर मंडे आपकी जी। क्लास ट्यूसडे को होती है ना? हाँ, ट्यूसडे को कर लेते हैं। ऐसे ट्यूसडे को होती है। ट्यूसडे को कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा, मैंने आपकी क्लास में शायद पहले भी कहा था कि मैं क्लास को ना जाया नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपके कंटेंट्स में बहुत स्लो चल रहा हूँ, तो कुछ कोर्स कवरेज थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अगर हम क्विज के लिए यस सर। लेक्चर के अंदर ले लें तो एक लेक्चर और गया। तो आप मुझे, मैंने एक क्विज क्लास का एक क्विज लिया 8 PM पे, रात को 8 बजे। क्यों? सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, आप फारिग होते हो, तो क्या आप विलिंग हैं इसमें कि आपका क्विज लिया जा सकता है 8 PM नेक्स्ट ट्यूसडे? कोई इशू तो नहीं? 9 PM कर लें। 9 PM? आपने पहले हाईलाइट किया था ये पॉइंट। नहीं, पहले जहन खाली दिखा किया बहुत था। कलाबाजी ना खावा नहीं कलाबाजी क्या आज शुक्र हुई हर हाल पे टेस्ट करानी है बार हर तो तरह दी बात वो आज आप छुड़े सु चुप है चुप 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 ये माइक जरा बंद कर दें, कराने ने हर तरह दी बात आके रावल का सर रहा है ये माइक प्लीज। अच्छा, 9 PM ठीक रहेगा? जो 9 PM पे Yes, sir. एग्री कर रहे हैं वो जरा हैंड रेस कर दें, और अभी भी पता चल जाएगा कौन से लोगों तक मैसेज पहुंच गया है। हैंड रेस कर दें, कोई ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होती हैंड रेस में, क्लिक करना। राइट, तो नेक्स्ट ट्यूसडे में, आज ही मूडल के ऊपर ये आपकी अनाउंसमेंट कर देता हूं कि नेक्स्ट ट्यूसडे क्या डेट बनती है? आज है 22 प्लस 7 29 ऑफ दिसंबर 9 PM ये आपका क्विज हो जाएगा। उसमें होगा कि मैं उसी तरह असाइनमेंट की तरह वो एक फाइल अपलोड कर दूंगा, एग्जैक्ट 9 o'clock पे ही वो आपको मिलेगी। तो 9 o'clock पे जैसी मिली, और आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दूंगा 40 मिनट्स, क्योंकि जरा ज्यादा टाइम चाहिए होता है इसको। तो 30 to 40 मिनट्स आपके पास होंगे। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस सिर्फ एम टेक्निक, सिंपलेक्स Okay, sir. मेथड। अच्छा सॉरी 1 मिनट, आपका सिंपलेक्स मेथड का पहले कोई क्विज हुआ है? नो सर। नो, तो आपका कोर्स होगा नॉर्मल सिंपलेक्स मेथड प्लस एम टेक्निक, यानी दोनों सिंपलेक्स मेथड ही है। तो आपका सिंपलेक्स मेथड होगा और टॉपिक्स होंगे सारी कंस्ट्रेंट टाइप, लेस देन इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करने है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये इक्वल टाइप है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इट मींस आपका रेगुलर सिंपलेक्स मेथड और ऐसा सिंपलेक्स मेथड जिसमें एम टेक्निक को यूज कर रहे हैं, ये आपके कोर्स कंटेंट्स, राइट? सर ये तो भी सर LMS क्वेश्चंस पे कितने हैं? कर दीजिएगा, क्या ये भी LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। कोर्स कंटेंट्स? जी सर। हाँ बिल्कुल, आपको कोर्स कंटेंट्स में मिलेंगे कि ये कोर्स कंटेंट्स है, ये टाइम है, आपने उस टाइम पे वो फाइल जब अपलोड की जाएगी उसको ओपन करना है, सॉल्व करके उधर ही सबमिट करवाना है। कोई स्टूडेंट
बड़ा शोर आ रहा है। फारूक नजीर माइक ऑफ। अच्छा, तो आपने, किसी ने मुझे ईमेल में इसका आंसर नहीं देना। जो आपका सबमिशन है आपका एक ही पेज पे सॉल्व हो जाएगा, एक ही पिक लेंगे। मैं वैसे 3 फाइल्स की ऑप्शन रख दूंगा, आपने उसी तरह सबमिट करवाना है। सर एक ही क्वेश्चन आएगा? एक ही क्वेश्चन होगा, ये एक ओके क्वेश्चन सर। 40 मिनट्स। तो वो एम टेक्निक का हो सकता है या रेगुलर सिंपलेक्स। तो ये आपका क्विज ओके सर। ये 29 अभी मैं उसको मूडल पे डिस्प्ले कर देता हूँ। असाइनमेंट की सबमिशन आपकी संडे नाइट है, तो संडे नाइट पे आप जिसने खुद सर से ये मुझे सॉल्व थोड़ा की सा होगी, जिसने खुद से सॉल्व की होगी वो क्विज भी परफॉर्म कर लेगा। क्विज में सर भी एक परफॉर्म कर कंफ्यूजन लेगा। है, वो थोड़ी सी क्लियर कर दें। क्या दोबारा से? सर ये देखिएगा, मुझे यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होती है, पहले भी थी, अब भी है, मेरे ख्याल से आपने समझाया था लेकिन भूल गया हूँ कि ऊपर जब हम लिखते हैं x1 x2 देन s2 फिर s1, ये थोड़ा सा आपने गाइड किया था कि s1 पहले क्यों नहीं आया, s2 पहले क्यों हमने लिखा है। किसमें, कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम जो सामने, ये वाला? जैसे जब हमने नॉन बेसिक वेरिएबल, ये नीचे आपने x1 x2 हमने जब प्लॉट किया नीचे सोल्यूशन में, सिंपलेक्स में, इधर। हाँ यस सर, ऊपर सर ये देखिएगा x1 x2 देन s2 फिर s1, s1 हमने पहले क्यों नहीं लिखा s2 से। अच्छा, हाँ, ये देखिए इसका ऑर्डर मैंने कहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने वो ऑर्डर ये लिखना है जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ना। यस सर। कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो आपको बेसिक वेरिएबल यानी वैल्यू दे रहा है। आपका इस केस में लेस देन कंस्ट्रेंट थी, ये s1 ही काफी था, s1 इक्वल टू 2 इसको 0 पुट करने में, राइट। ठीक है सर। और दूसरे में ये जो वेरिएबल है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट, जब आप -s2 करते हो वो तो आपको वैल्यू नहीं देता, आपको नया वेरिएबल r लेना पड़ता है, यस तो आपको वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स s1 ठीक है सर। वो वेरिएबल और इधर r, ये इस तरह से आएंगे, बाकी सब पीछे चले जाएंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया, मुझे आइडिया नहीं था। डायगोनल आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अरेंजमेंट मैंने वो जो आपको YouTube पे लेक्चर्स है, मैं अरेंजमेंट के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन किया इसके ऊपर। क्यों आपने जो आपके वेरिएबल्स वो इसको लास्ट में लेके आने हैं, और लास्ट में भी आइडेंटिटी इस तरह बनानी है कि फर्स्ट जो आपकी इक्वालिटी है वो आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम होगा, इसलिए वो पहले वो वेरिएबल आएगा, फिर दूसरी में उसकी सेकंड प्लेस, तीसरी में जो वेरिएबल वैल्यू दे रहा है वो थर्ड। तो आइडेंटिटी में इस तरह से डायग्राम है, राइट।